हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेकर आया हूं पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो यार, पी ब्लॉक एलिमेंट काफी बड़ा चैप्टर है, इसलिए अच्छे से देखते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी पेपर में आती है, सब पढ़ा दी जाएंगी। आप जल्दी से इसको फॉलो करें। देखो बच्चों, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो देखो यार, पी ब्लॉक एलिमेंट में क्वेश्चन आते हैं किससे? यदि पी ब्लॉक एलिमेंट में क्वेश्चन आते हैं तो हाइड्राइड से आते हैं, ऑक्साइड से आते हैं, ऑक्सो एसिड से आते हैं, हैलाइड से आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से आते हैं। ये सारी बातें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। अब जब आप पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स पढ़ रहे हो तो सारे हाइड्राइड एक साथ पढ़ोगे, है ना? ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग तरीके से पढ़ोगे। एक जगह पे सारे हाइड्राइड पढ़ाएंगे जिससे आपको तैयारी करने में, पेपर में करने में आसानी हो। ठीक है, तो हाइड्राइड देखो जरा। यदि हम कहें मेन हाइड्राइड 15, 16, 17 के होते हैं, ग्रुप नंबर 15, तो मेरे दोस्त जरा बताना ग्रुप नंबर 15 किस तरह का हाइड्राइड बनाएगा? इसी तरह का तो हाइड्राइड बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बैलेंसी कितनी होती है? 3। और जब बैलेंसी 3 होती है तो इसकी टोपी उसके सर करोगे तो यही तो आएगा, एलिमेंट और हाइड्रोजन के ऊपर 1 चार्ज। तो इस तरह का हाइड्राइड बनाएगा। अच्छा जरा बताना ग्रुप नंबर 16 किस तरह का हाइड्राइड बनाएगा दोस्त? तो ग्रुप नंबर 16 जो होगा इस तरह का हाइड्राइड बनाएगा। ग्रुप नंबर 17 किस तरह का ग्रुप नंबर 17 किस तरह का हाइड्राइड बनाएगा? तो ग्रुप नंबर 17 जो होगा दोस्तों किस तरह का हाइड्राइड बनाएगा? इस तरह का बनाएगा। यदि मैं पूछता हूं कि ग्रुप नंबर 18 किस तरह का हाइड्राइड बनाएगा, तो यार ये हाइड्राइड नहीं फॉर्म करता है, डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड। तो दोस्तों इस बात को तो आप समझिए। हम लोग मेनली पहले 12th वाले हाइड्राइड करेंगे। 12th वाले हाइड्राइड इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 15 किस तरह के बनाता है? EH3। 16 किस तरह का बनाता है? EH2। और 17 किस तरह का बनाता है? EH टाइप का हाइड्राइड बनाता है, ऐसे। और 18 हाइड्राइड नहीं बनाता। ये 4 ग्रुप के हाइड्राइड हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं। 4 ग्रुप के हाइड्राइड हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पहले पढ़ेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे और इस बात को समझते हैं। तो जरा देखिएगा कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या हेडिंग डाल रहे हो आप? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। अब जरा देखो यार, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड कैसे काम करेंगी, जरा इस बात को समझते हैं। गौर से जरा बात को समझिएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड पढ़ाई जा रही है दोस्तों, इसमें 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, मतलब 4th ग्रुप है। पूरा 12th का एक साथ पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं 15 के लिए पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं 16 पढ़ा रहा हूं या 17 ग्रुप पढ़ा रहा हूं। चारों ग्रुप एक साथ पढ़ा रहा हूं और एक ही साथ वो चलेंगे। ठीक है, तो जरा देखो क्या होता है, अभी 2 मिनट में आप कर लोगे, जरा बात को समझिएगा। MBBS डॉक्टर, मेटा पैरासेफ, देते हैं। देखो बच्चों, ये एक निमोनिक्स है, स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में सारी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी, किसकी? हाइड्राइड की। वो भी कौन से ग्रुप की? 15 की भी, 16 की भी, 17 की भी, 18 की भी, सबकी खत्म हो जाएगी। कैसे करना है ये मैं सिखाता हूं, गौर से एक एक बार इनको समझते जाइएगा। देखो MBBS क्या है? MBBS वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप क्या होंगी? वो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेरे दोस्त, तो डाउन द ग्रुप क्या करेंगी? डिक्रीज करेंगी। MBBS वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेंगी। ठीक है, मेटा पैरासेफ वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगे। ये क्या करेंगी? ये जो है नीचे जाने पर इंक्रीज करेंगी। डाउन द ग्रुप मेरे दोस्त क्या होंगी? इंक्रीज होंगी, इंक्रीजेस। तो आप जरा बातों को समझिए। MBBS डॉक्टर, मेटा पैरासेफ देते हैं। MBBS डॉक्टर, मेटा पैरासेफ देते हैं। मेटा पैरासेफ
फीवर जब आए ना तो मेटापैरासेप खा सकते हो, ये फीवर की ही दवाई है, इसमें पैरासीटामोल ही होता है। तो देखो एमबीबीएस डॉक्टर मेटापैरासेप देते हैं। एमबीबीएस फिजिकल प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, मेटापैरासेप फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। एमबीबीएस का मतलब क्या है, जरा इस बात को अब एक एक करके समझते हैं। एम का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ सेंटेंस को अच्छा कर रहा है। बी का मतलब बच्चों जरा देखो क्या क्या है, तो देखिए जरा, पहले है बी का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बेसिक स्ट्रेंथ, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी तुम बी से जानते हो, दो को छोड़कर, बॉइलिंग पॉइंट और बॉन्ड लेंथ, बॉइलिंग पॉइंट और बॉन्ड लेंथ को छोड़कर मेरे दोस्त जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी तुम्हें आती है सब लिख दो, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एंगल, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक, और एस, एस का मतलब होता है थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। ये देखो, ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगी। कौन कौन सी, एमबीबीएस, एमबीबीएस, एमबीबीएस डॉक्टर मेटापैरासेप देते हैं। पहले गौर से इसको समझो, एमबीबीएस डॉक्टर मेटापैरासेप देते हैं। एमबीबीएस फिजिकल प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिक्रीज, मेटापैरासेप प्रॉपर्टी जो होंगी डाउन द ग्रुप इंक्रीज। एमबीबीएस फिजिकल प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिक्रीज, मेटापैरासेप फिजिकल प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज। एमबीबीएस का मतलब क्या है, एम का कोई मतलब नहीं है, वो सेंटेंस को अच्छा रखने के लिए कहा गया है, जैसे आप आसानी से इस सेंटेंस को याद कर पाए। बी का मतलब क्या समझोगे, बी को आप इस तरह से याद रखोगे, कैसे कि बॉन्ड लेंथ और दो बॉन्ड लेंथ और बॉइलिंग पॉइंट को छोड़कर जो भी बी से स्टार्ट होने वाली प्रॉपर्टी है वो सब लिख दो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बेसिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल और एस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब थर्मल स्टेबिलिटी। अब मेटापैरासेप का मतलब क्या है जरा देखो, फिर इन पे क्वेश्चन भी करते हैं और बताते भी हैं। देखो मेटा का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्या मतलब, बच्चे यदि अच्छे से ध्यान नहीं देते, ये एम है तो बच्चे इसको मेल्टिंग पॉइंट समझ लेते हैं, जबकि मेल्टिंग पॉइंट ये वाला है, ठीक है। तो इस सेटिंग को थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, मैंने सेटिंग बनाई है तो मुझे तो हमेशा रहता है याद, आपको 2-4 मिनट स्टेटमेंट रिवाइज करना पड़ेगा। मेटा का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। पी का मतलब होता है बच्चों पॉइजनस नेचर, पॉइजनस नेचर, डाउन द ग्रुप पॉइजनस नेचर इनका इंक्रीज करता है। ए का मतलब होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, डाउन द ग्रुप हाइड्राइड की क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। आर ए का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर, रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर, तो डाउन द ग्रुप इनके रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है, तो देखो जरा सी का मतलब क्या है, कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर, डाउन द ग्रुप कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा। ई का मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यदि कहीं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, ठीक है। ई एफ का कोई मतलब नहीं, जरा समझो। तो अब क्या हुआ, कौन कौन से वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, वो सिर्फ सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं। देते हैं का हमारे पास कोई मतलब नहीं है, डॉक्टर का हमारे पास कोई मतलब नहीं है। तो जरा देखिए क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई सारी। देखो वो भी किसकी, 15, 16, 17, 18 सबकी। एमबीबीएस डॉक्टर मेटापैरासेप देते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर मेटापैरासेप देते हैं। एमबीबीएस वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, मेटापैरासेप वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। एमबीबीएस वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेंगी। एमबीबीएस में एम का कोई मीनिंग नहीं है। बी को कैसे याद रखोगे, बॉन्ड लेंथ और बॉइलिंग पॉइंट छोड़ के जो भी कुछ आता है सब लिख दो, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बेसिक स्ट्रेंथ। एस का मतलब क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। मेटापैरासेप में मेटा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, पी पॉइजनस नेचर, ठीक है, ए एसिडिक स्ट्रेंथ, आर ए रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर, सी कोवेलेंट करेक्टर और ई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये क्या है, ये सब डाउन द ग्रुप क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ये सब क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। बात समझ पा रहे हो, ये सब क्या करेंगे, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या होंगे दोस्त,
इंक्रीज कर रही होंगी। तो हम लोगों ने क्या बात की, एमबीबीएस डॉक्टर मेटा पैरासेट देते हैं। एमबीबीएस वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेंगी, और मेटा पैरासेट वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगी। ठीक है, एमबीबीएस में एम का कोई मीनिंग नहीं है। बी को कैसे याद रखोगे, बॉइलिंग पॉइंट और बॉन्ड लेंथ को छोड़कर जो भी कुछ है वो क्या कर दोगे, बी में डाल दोगे, वो सब बी में डाल दोगे। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बेसिक स्ट्रेंथ, एस का मतलब स्टेबिलिटी, और बाकी सब इधर। अब कोई बच्चा सोचे कि नहीं सर और अच्छा बता दो जैसे आसानी से हो जाए, मतलब मक्कारी की हद कर दो। तो देखो मक्कारी की हद कैसे होती है, तुम एक तरफ का पोर्शन याद कर लो, ये प्रॉपर्टी यदि ना मिले तो इसका मतलब आपको इंक्रीजिंग लगाना है। जैसे बॉन्ड एंगल, बेसिक स्ट्रेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एस का मतलब स्टेबिलिटी। इसके अलावा कुछ भी पूछ रहा है तो तुम समझ जाओ वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, तुम समझ जाओ वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। क्यों, डिक्रीज वाली ये है तो बची हुई क्या होंगी, इंक्रीज वाली होंगी। समझ रहे हो ना, बची हुई क्या होंगी, इंक्रीज वाली होंगी। दोनों याद कर लो अच्छे से तो बहुत ही अच्छी बात है। और इससे इजी क्या चाहोगे यार, कितना सब इजी कर दिया, एक साथ सारा खत्म कर दिया। तो देखो एमबीबीएस डॉक्टर मेटा पैरासेट देते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर मेटा पैरासेट देते हैं। एमबीबीएस याद रहेगा और पैरासीटामोल किसको नहीं याद है, तो एमबीबीएस डॉक्टर मेटा पैरासेट देते हैं। एमबीबीएस डिक्रीज करेगा, मेटा पैरासेट इंक्रीज करेगा। एमबीबीएस डिक्रीज करेगा, मेटा पैरासेट इंक्रीज करेगा। एमबीबीएस में क्या है, एम का कोई मतलब नहीं, बी का मतलब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड लेंथ और बॉइलिंग पॉइंट को छोड़कर सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। एस का मतलब स्टेबिलिटी, कौन सी, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये देखो, अब एक आध क्वेश्चन भी बता दूं जैसे आपको समझ में आ जाए। किसी ने मेरे से पूछा अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये क्वेश्चन आ चुका है जो पूछने जा रहा हूं, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑफ 16 ग्रुप हाइड्राइड। अब मैंने तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, वहां पर ऑब्जेक्टिव है। अब 16 ग्रुप हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है तो तुम कैसे लगाओगे, तुम्हें बस एक बात पकड़नी है, एमबीबीएस डॉक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी एस से स्टार्ट होती है ना, पूरे सेंटेंस में एस कहां है, एमबीबीएस के पास है, तो वो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा तो कैसे चिपका दोगे, अमोनिया की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर क्या होगी फॉस्फीन की, फिर क्या होगी आर्सीन की, फिर क्या होगी एंटीमनी की, फिर क्या होगी बिस्मथ की। ऐसे यहां पे प्लस का साइन लग गया है, किसकी होगी एंटीमनी, और लास्ट में किसकी होगी दोस्त, बिस्मथ की। ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम कर रहे होगे। किसी ने कहा सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर, सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर फॉर, देखिए फॉर पॉइजनस नेचर, पॉइजनस नेचर ऑफ हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक, हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक। तो अब देखो मैंने एक ऑप्शन बनाया कि अमोनिया जो है फास्फीन से ज्यादा पॉइजनस होता है, फिर मैंने बनाया कि नहीं यार H2S जो है, वाटर जो है वो क्या होता है, H2S से ज्यादा पॉइजनस होता है। सी मैंने बना दिया, नहीं आर्सेनिक जो है वो कम पॉइजनस होता है फास्फीन से। डी ऑल। अब करो, तो अब पॉइजनस नेचर में पी कहां पे आता है, एमबीबीएस में पी है, नहीं उधर पी है, इसका मतलब इंक्रीज ही कर रहा होगा। अब जब पॉइजनस नेचर इंक्रीज करता है तो ये तो गलत हो गया, पॉइजनस नेचर इंक्रीज करता है तो ये भी गलत हो गया, पॉइजनस नेचर इंक्रीज करता है तो ये भी गलत हो गया। अल्लो यार एक नया आंसर डालो है कि नहीं, ये तो सभी गलत हो गए थे। पॉइजनस नेचर इंक्रीज करता है तो ये गलत हो गया, पॉइजनस नेचर इंक्रीज करता है ये गलत हो गया, पॉइजनस नेचर इंक्रीज करता है ये गलत हो गया, तो नन आंसर आ गया। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मगर तुम्हें स्टेटमेंट याद है अच्छे से तो निकल जाएगा। तो क्या याद रखोगे, एमबीबीएस डॉक्टर मेटा पैरासेट देते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर मेटा पैरासेट देते हैं, एमबीबीएस डिक्रीज मेटा पैरासेट इंक्रीज, एमबीबीएस डिक्रीज मेटा पैरासेट इंक्रीज। ठीक है, और करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पॉइजन नेचर पूछा गया तो पी एमबीबीएस में है ही नहीं तो उधर ही चला गया,
और उधर है तो इंक्रीज है। अब यार क्या तुम इतना इजी समझते हो क्या किसी चीज को, है कि नहीं? मैं तुम्हारे लिए इजी कर सकता हूं क्या? इतना इजी नहीं, थोड़ा सा अभी पॉइंट भी है। अब धीरे धीरे पॉइंट को निपटाते हैं। देखो यहां पे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का फ्रीक्वेंटली ऑर्डर नहीं होता है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही कर रहा हूं, डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही कर रहा हूं। दो जगह पे दिक्कत है। वो जगह कौन कौन सी है? देखो मैं आगे लिखता हूं, यहां पे तो जगह नहीं है तो यहां पे नोट डाल के लिखता हूं। देखो कहां कहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक मेल्टिंग पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट पे कैसे याद रखना पड़ेगा जरा देखो, मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज बताया है, इसका मतलब सबसे डाउन द ग्रुप इंक्रीज बताया है। तो H2S, H2S के बाद क्या आएगा? H2SE, H2SE के बाद क्या आएगा? H2TE और उसके बाद H2PO। PO तो आप हटा ही दो क्योंकि वो रेडियोएक्टिव है। ये देखो ये ऑर्डर बताया है। ग्रुप नंबर 16, 15 का ऑर्डर क्या है? अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, है कि नहीं दोस्त? एंटीमनी, ये ऑर्डर बताया है। और उसका क्या बताया है? HCl, HBr, HI और ये। अब जरा देखो गड़बड़ कहां पे है, इस बात को जरा समझाता हूं। देखो होता क्या है, सभी बच्चों को पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है कौन? वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है कौन? HF और अमोनिया। ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इसलिए ये ऑर्डर को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। ऑर्डर को क्या चेंज कर देते हैं जरा समझिए। ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। जैसा स्टेटमेंट लिखाया गया है उसके हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होना चाहिए। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज। तो इंक्रीज तो ऐसे है ना, मगर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोस्त जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अमोनिया के केस में और HF के केस में दोस्त क्या होता है, वो यहां पर आके लाई करते हैं, इस जगह पे बिस्मथ से कम होगा और एंटीमनी से ज्यादा होगा अमोनिया। और इसी तरह से ये होता है, वो HF से कम होता है, HF से HI से कम होगा और HBr से ज्यादा होगा। तो जरा इस बात को ध्यान रखिए सभी बच्चे कि जब हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की बात आएगी, जब हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की बात आएगी तो ये कुछ ऐसा चल रहा होगा। ये देखो कुछ इस तरह से, ये अपनी जगह को छोड़कर थोड़ा सा अलग आ जाएंगे। ये देखिए, अब इस बात को जरा समझिए। मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप मैंने क्या निकाला है? मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप मैंने दोस्त क्या निकाला है? इंक्रीजेस। मगर इंक्रीजेस में क्या होगा? थोड़ा सा चेंज आएगा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों होगा? उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बच्चों ऐसा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है, इसलिए वाटर पीछे खिसक जाता है। अमोनिया और HF जो होते हैं इतना दूर तक नहीं जा पाते, वो क्या होते हैं? सेकंड लास्ट हो जाते हैं, ये भी सेकंड लास्ट हो जाता है। तो एक जगह पे मेल्टिंग पॉइंट में बात ध्यान रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर चेंज होता है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मैंने क्या पढ़ाया? MBBS डॉक्टर मेटा पैरासेव देते हैं, MBBS डॉक्टर मेटा पैरासेव देते हैं, MBBS डिक्रीज मेटा पैरासेव इंक्रीज। ठीक है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट में ध्यान रखना, वाटर सबसे ज्यादा होगा, वाटर सबसे ज्यादा होगा और अमोनिया और HF सेकंड लास्ट होंगे। वाटर सबसे ज्यादा होगा, अमोनिया और HF सेकंड होंगे, सेकंड नंबर पे होंगे। ये देखो डाउन द ग्रुप इंक्रीज है मगर वाटर का सबसे ज्यादा होगा और अमोनिया सेकंड में होगा और HF सेकंड में होगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप फंस सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। देखिए दोस्त, बॉइलिंग पॉइंट मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है कि नहीं? तो जब बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ाया है तो अलग से पढ़ाना पड़ेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट मैंने उस टेबल में क्यों नहीं डाला है? ठीक है कि नहीं? ऐसा क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या मैं उस टेबल में लिख नहीं सकता था? तो उसके दो रीजन है। बॉइलिंग पॉइंट में फ्लक्चुएशन ज्यादा है। अब जब फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो टेबल में नहीं लिख सकते हो, स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते हो, इसको मैं अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूं। तो पहली बात, MBBS डॉक्टर मेटा पैरासेव देते हैं, MBBS डिक्रीज मेटा पैरासेव इंक्रीज।
उसमें एक क्लॉज बताया कि मेल्टिंग पॉइंट का, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, मगर वाटर का अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होगा। अमोनिया और HF क्या होंगे, सेकंड नंबर पे आएंगे। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो जरा बताना बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट काम कैसे करता है। देखो बॉइलिंग पॉइंट कैसे काम करता है, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे काम करता है तो आप क्या बताओगे। बॉइलिंग पॉइंट यही तो होता है। देखिए दोस्त, एक मैंने लिक्विड ले लिया इस तरह से एक कंटेनर में, है ना, और ये कंटेनर में लिक्विड भर लिया ऐसे, देखते जाइएगा। अब इस लिक्विड में क्या होगा, जब आप इसको हीट करोगे तो इसकी कुछ वेपर बनेंगी ऐसे ऐसे, ऐसा ही तो काम होता है भाई। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, वेपराइजेशन करना। तो जब आप ऐसा करते हो तो देखो जरा होता क्या है, जब कोई मॉलिक्यूल लिक्विड होता है तो उनके बीच में क्या होता है, किसी ना किसी तरह का इंटरेक्शन होता है। जब मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में होता है तो उनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। इस तरह का उनके बीच में एक इंटरेक्शन डेवलप रहता है, इस तरह का इंटरेक्शन रहता है। मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है दोस्त, इस तरह का इंटरेक्शन रहता है। ये देखो, ये डॉटेड लाइन बता रही है कि इनके बीच में किसी ना किसी तरह का क्या है, इंटरेक्शन है, तभी तो वो फ्री मूव नहीं कर पाते, तभी तो वो क्या है, फ्री मूव नहीं कर पाते। और ये कौन सी सिचुएशन बनाई है, लिक्विड स्टेट की आपने बनाई है, जब क्या है, वो लिक्विड फॉर्म है। अब यदि उसको, गौर समझिएगा, अब यदि उसको मेरे दोस्त कहां जाना है, वेपर स्टेट में जाना है, तो इस इंटरेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा ना, तभी तो वो वेपर स्टेट में पहुंच पाएगा ऐसे। तो अब ये इन इंटरेक्शन को ब्रेक करता है और ब्रेक करके कहां आ गया, वेपर स्टेट में, फ्रीक्वेंटली मूव करने ऐसे। ये इसकी क्या है, वेपर स्टेट है ऐसे, ये वेपर स्टेट, और इसको जाना कहां है, यहां से यहां तक जाना है। अब गौर से बताओ, जब लिक्विड से वेपर तक मेरे दोस्त इसको जाना है तो वो करता क्या है, पहला काम क्या कर रहा है, वो प्रोसेस क्या कर रहा है ना। तो वो प्रोसेस में क्या क्या कर रहा है, पहला काम तो वो कर रहा है कि इंटरेक्शन को ब्रेक कर रहा है, इंटरेक्शन को ब्रेक कर रहा है। अब बचाओ, यदि इंटरेक्शन ब्रेक कर रहा है तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा काम क्या कर रहा है भाई, इंटरेक्शन ब्रेक हुआ तो वो लिक्विड के सरफेस पे ही रहना चाहिए, वो ऊपर दौड़ कैसे लगा रहा है? तो इसका मतलब इंटरेक्शन ब्रेक करने के बाद उसको काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए होती है, दौड़ लगाने के लिए चाहिए होती है कि नहीं। तो अब जरा देखो एक एक करके, जब कोई बॉयल हो रहा होता है तो उसके पास दो चीजें आती हैं, दो वेरिएबल होते हैं, एक इंटरेक्शन, क्योंकि उसको ब्रेक करना पड़ेगा, इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो वो ब्रेक होगा। दूसरा, उसको भागना भी तो है वेपर स्टेट में, तो वो कुछ एनर्जी अपनी काइनेटिक एनर्जी के लिए भी गेन करता है। नहीं तो यार इंटरेक्शन ब्रेक हुआ है तो तुम सरफेस पे ऊपर खड़े रहो, है तुम दौड़ क्यों लगाने देते हो कि वेपर में, गैस में दौड़ लगा रहा है, मतलब वो रैंडम मोशन कर रहा है। रैंडम मोशन क्यों कर रहे हो भाई, इंटरेक्शन ही तो ब्रेक हुआ है, इसका मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए। तो जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दो के प्रोपोर्शनल होता है, एक होता है इंटरेक्शन, और इस इंटरेक्शन में हम जो पढ़ते हैं वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डोमिनेशन कराते हैं। हम लोग किसका डोमिनेशन कराते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हम पहले उसको लिखेंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फिर क्या होता है, फिर होता है मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल। ये कब करते हैं, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे दोस्त क्या हो, एब्सेंट हो, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एब्सेंस। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फिर हम मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे निकालेंगे। यदि मेरे दोस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो सभी बच्चे बताओ कि हम लोग फिर बॉइलिंग पॉइंट किसके बेसिस पे निकालेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे निकालेंगे। बात समझ पाइए मैंने कैसे लिखा। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इंटरेक्शन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल है। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो हम क्वेश्चन को मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे निकालेंगे, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो हम क्वेश्चन को मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे निकालेंगे। बच्चों ने कहा सर बताओ, तो जरा देखो, वाटर, ठीक है, H2TE, H2SE,
H2S। अब जरा बताइए इनमें से किसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? वाटर के पास, ये वाटर है ग्रुप नंबर 16, तो वाटर के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर सबसे ज्यादा हो गया। इसके बाद इन तीनों में किसी के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं। किसी ने कहा सर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं, तो फिर मार खा जाओगे। मैंने आपको पढ़ाया है क्या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है? FON से अटैच हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो ये FON तो है नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो फिर किससे निकालोगे? मॉलिक्यूलर वेट से। अब मॉलिक्यूलर वेट से निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज। मॉलिक्यूलर वेट डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज। तो देखो ऑर्डर क्या आएगा? ये आएगा। अब इसी तरह से इसको लिखो, HF, HI, HBr, HCl। अब बताओ इसमें से कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है? HF करता है, तो ये सबसे पहले हो गया। इसके बाद क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट पे चलोगे। क्यों? क्योंकि ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग HI करता है, ना HBr करता है, ना HCl करता है। तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे ये, ठीक है। अब इसके बाद बात आई किसकी? अमोनिया वाले की। तो ये देखो अमोनिया वाले की भी बात कर लेते हैं, मतलब ग्रुप नंबर कौन सा है? 15। अब ग्रुप नंबर 15 की बात कर लेते हैं। ये देखो यार, अब बताओ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है? अमोनिया में है ना। मगर यार अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, जिसकी वजह से अमोनिया डोमिनेट नहीं कर पाता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो अपना प्लेस चेंज करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसने अपना प्लेस चेंज किया है, मगर डोमिनेशन नहीं कर पाया है। तो जरा ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला लगाओगे, फिर मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे लगाओगे। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला लगाओगे, फिर मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे लगाओगे। मगर अमोनिया के केस में ध्यान रखिए कि अमोनिया का डोमिनेशन नहीं हो पाता है। अमोनिया के केस में डोमिनेशन नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया फॉर्म करता है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों में इसी की है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इनमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? इसी की है। इस वजह से मेरे दोस्त ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, तो मॉलिक्यूलर वेट इस पर डोमिनेट कर जाता है। इसी वजह से ये होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है और ये बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से चलता है। जब आपने इतनी बात समझी मेरी, तो एक बात और अच्छे से समझ लो। जरा बताओ, इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर क्या बनेगी? इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर ज्यादा बनेगी कि कम? कम बनेगी। इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर का प्रेशर भी कम होगा। तो यदि ये चीज ना पूछ के कहीं ये पूछी जाए तो भी ध्यान रखिएगा। एक और नोट चिपका रहा हूं आपके लिए, जरा ध्यान रखिए। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, यदि वो वेपर प्रेशर पूछता है तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि वो वोलेटाइल नेचर पूछता है, वोलेटाइल नेचर, तो यदि वो वोलेटाइल नेचर पूछता है तो वो भी बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम क्या कर रहे हैं? हम यहां पर बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे और कुछ नहीं निकालेंगे। बाकी चीजें यदि वो पूछेगा तो आप अपना क्या करोगे? इससे मैनेज कर लोगे कि हमें करना कैसे है, इस तरह से करना है, ठीक है, क्योंकि ये बातें पूछी जाती हैं। अभी लास्ट ईयर ही कहीं वेपर प्रेशर का पूछा गया था, ग्रुप नंबर 17 का, कि वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताओ। तो तुम किसका निकालोगे? बॉइलिंग पॉइंट का निकालोगे। बॉइलिंग पॉइंट का अपोजिट कर दोगे तो वेपर प्रेशर का आ जाएगा। वो पूछता है इनमें से कौन सबसे ज्यादा हाइड्राइड, ऐसा कौन सा हाइड्राइड है जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, जिसका वोलेटाइल नेचर सबसे ज्यादा है। तो तुम मेरे दोस्त क्या निकालोगे? बॉइलिंग पॉइंट, उसका अपोजिट मार दोगे, ठीक है, उसका अपोजिट मार दोगे। तो ये दो पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखिए। ये देखो ये दो पॉइंट, ठीक है ना। तो बात समझ पाए? हाइड्राइड की फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर दी है मैंने। क्या समझे? एमबीबीएस डॉक्टर मेटा पैरासेट देते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर मेटा पैरासेट देते हैं। एमबीबीएस फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? डिक्रीज। मेटा पैरासेट प्रॉपर्टी क्या होंगी? इंक्रीज। एमबीबीएस प्रॉपर्टी क्या होंगी? डिक्रीज। मेटा पैरासेट प्रॉपर्टी क्या होंगी? इंक्रीज। उसमें मेल्टिंग पॉइंट में चेंजेस है, वाटर का हाईएस्ट होता है, मगर बाकी सब सेकंड पोजीशन पे होते हैं। फिर हमने पढ़ाया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रोपोर्शनल होगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डोमिनेशन भी होगा, इसलिए वाटर अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है, फिर इसी तरह से HF अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है। मगर अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है तो वो थर्ड नंबर पे है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो किससे निकालोगे? मॉलिक्यूलर वेट से निकालोगे। फिर मैंने आपको एक बात और बताई मेरे दोस्तों कि यदि कहीं पर वो वेपर प्रेशर पूछ ले या वोलेटाइल नेचर ऑफ हाइड्राइड पूछ ले तो वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाइए, उसका रिवर्स मार दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। ये बात आप समझ पाए? तो हाइड्राइड कितने खत्म कर लिए? 15, 16, 17, 18।
इन 4 ग्रुप के हम लोगों ने हाइड्राइड की फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर ली है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं खत्म की है, फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म की है। ठीक है, तो अब बातों को और आगे बढ़ाएंगे बच्चों। देखो यार बच्चों, अब बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ाने के लिए क्या है, जरा इस बात को जरा ध्यान दो। आपको मैंने क्या किया, हाइड्राइड की फिजिकल प्रॉपर्टी देखो सारी बढ़ा दी, ये देखिए, है कि नहीं। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी की। तो देखो यार दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो हुआ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा रहा था तो अचानक सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और जबकि मैं पढ़ा चुका हूं, मतलब मेरा लेक्चर कंटिन्यूअस था। तो अभी पता चला तो मेरा लिखा हुआ है, तो मैं इसको डिक्टेट कर देता हूं और फिर बीच में 2-4 ही पेज है और उसके बाद फिर पढ़ाने लगूंगा। तो जरा देखो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या था, है ना, ये मैं अभी उसी के साथ कंटिन्यूअस में ही पढ़ाया है। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि केमिकल प्रॉपर्टी किसकी किसकी पढ़ेंगे, HCl की पढ़ेंगे दोस्त। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी किसकी पढ़ोगे, HCl की पढ़ोगे दोस्त, और अमोनिया की पढ़ोगे। अब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते कैसे, तो सबसे पहले देखो, जब भी कहीं केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी हो तो मॉलिक्यूल का नेचर पकड़ो कि मॉलिक्यूल का नेचर क्या है। जैसे HCl है, तो HCl का क्या नेचर है, कैसे रिएक्शन करेगा, हमें कैसे पता चले। तो दोस्तों जरा देखो, अब आपको बताता हूं। देखो HCl जो होता है, देखो HCl जो होता है दोस्त, वो क्या होता है, उसके पास 3 नेचर होते हैं। एक तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आप पहले से जानते हो, कहोगे सर ये आपने क्या बताया। दूसरा जो बता रहा हूं उसको समझो, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। किसी बच्चे ने कहा सर ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, तो मेरे दोस्तों जरा ये बताना, क्या ये नहीं आपको पढ़ाया अभी, MBBS डॉक्टर मेटा पैरासेप देते हैं। तो मेटा पैरासेप में आर क्या है, मेटा मेल्टिंग पॉइंट, P पॉइजनस नेचर, A एसिडिक करेक्टर, आर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर। इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर है ना इसके पास, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है और साथ साथ में लैब एजेंट भी होता है, साथ साथ में लैब एजेंट भी होता है। तो देखो HCl की आपको कितनी सारी रिएक्शन बताता हूं, साथ साथ में क्या होता है, लैब एजेंट भी होता है, और सब 2 मिनट में आप कर लोगे, टैलेंटेड हो। तो इसका मतलब HCl जो है 3 तरह से काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और दूसरा लैब एजेंट की तरह। जब ये लैब एजेंट की तरह काम करता है तो देखना कौन कौन सी रिएक्शन करता है। तो जरा गौर से समझिए मेरी बातों को। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, जरा इसको समझो। ये कॉन्सेप्ट, सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है, रिएक्ट विद एसिड 2, सॉल्ट ऑफ एसिड 1 और सॉल्ट ऑफ एसिड 2। अब जरा देखो इसको क्या लिखा है, एक एसिड का सॉल्ट लिखा है, उसकी रिएक्शन यदि किसी दूसरे एसिड से कराते हो, इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझो। एक एसिड का सॉल्ट लिखा है, उसकी रिएक्शन किसी दूसरे एसिड से कराते हो, तो गौर से देखना, जो एसिड का सॉल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, और जो एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट में। एसिड का सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। ठीक है, अब बात आई, बच्चे कहेंगे हम सर एसिड कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड का सॉल्ट है या नहीं। देखो मेटल हटाओ, H लगाओ, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि वो एसिड का सॉल्ट है या नहीं है। तो सॉल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन यदि किसी एसिड से कराई जाए तो उस सॉल्ट ऑफ एसिड को क्या करोगे, एसिड में कन्वर्ट कर दोगे, ये कहा जा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा करके बताता हूं जैसे आप इस बात को समझ सके। दोस्तों जरा समझो, HCl प्लस NaCl प्लस H2SO4, मैंने एक रिएक्शन लिखी कि NaCl प्लस H2SO4 है। अब बताओ ये रिएक्शन का आंसर क्या आएगा। तो बच्चे कहेंगे सर हम कैसे बताएंगे, मैंने कहा तुम जरूर बता लोगे, कैसे जरा समझना। NaCl किसका सॉल्ट है, NaCl किसका सॉल्ट है, तो बच्चों ने कहा हमें क्या पता। मैंने कहा यार दोस्त तुम तो टैलेंटेड हो, Na हटाओ, हाइड्रोजन चिपकाओ, क्या निकल के आएगा, HCl। इसका मतलब ये HCl का सॉल्ट है। और तुमने किससे रिएक्शन कराई है, H2SO4, H2SO4 भी क्या है, एसिड है। तो सॉल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन तुम एसिड से करा रहे हो, इसका मतलब यही तो हुआ, सॉल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन तुम एसिड से करा रहे हो। तो मैंने तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट बताया है, मैंने बताया है कि सॉल्ट को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, एसिड में। तो NaCl किसका सॉल्ट है, HCl का, तो ये आ गया आंसर HCl। ठीक, और जो एसिड है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर आ गया Na2SO4। ये कहा जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको चिपकाया है, इसको आप एक ट्रिक भी बोल सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चिपकाया। इनऑर्गेनिक में एक भी रिएक्शन तुम्हें याद नहीं करने दूंगा, सबके कॉन्सेप्ट बताऊंगा दोस्त। यदि याद करना हो गया, ये सब करना हो गया, तो फिर मेरी जरूरत क्या है, किसी से भी पढ़ लो यार। जरूर दोस्तों कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, गौर से मेरी बात को समझिएगा अच्छे से, कहां कहां क्या है। NaCl प्लस H2SO4, तो NaCl क्या है, एसिड का सॉल्ट, रिएक्शन किससे कराई, H2SO4 से। तो जब एसिड के सॉल्ट की रिएक्शन H2SO4 से करा रहे हो, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, एसिड का सॉल्ट किसमें चला जाएगा, करस्पॉन्डिंग एसिड में। तो NaCl कौन सा एसिड है, HCl का, HCl बन गया, प्लस एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट में। मतलब कुल मिला के ये करना है,
इसका मेटल इसको दे देना है, इसका H इसको दे देना है। अब आगे आ जाओ, Na2CO3 प्लस HCl। Na2CO3 सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट, किस एसिड का सॉल्ट है पता नहीं, तो क्या करोगे, मेटल हटाओ हाइड्रोजन चिपकाओ। तुमने मेटल हटाया हाइड्रोजन चिपकाया तो क्या आया, H2CO3। H2CO3 दोस्त क्या है, कार्बोनिक एसिड, इसका मतलब ये भी एसिड का सॉल्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। अब क्या होता है, कुछ एसिड अनस्टेबल भी होते हैं, उसी में से कार्बोनिक एसिड है दोस्त। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो अनस्टेबल भी होता है, जिसकी वजह से वो फर्दर ब्रेक हो जाता है CO2 और वाटर में। तो फाइनल रिएक्शन ये निकल के आती है। जब ऐसी रिएक्शन लिखी होती तो लोग सोचते हैं कि नहीं उल्टा सीधा हो रहा है, भैया याद कर लो याद कर लो। कॉन्सेप्ट वही है, वो अनस्टेबल था ना इसलिए फर्दर ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो CO2 प्लस वाटर प्लस NaCl, रियलिटी में रिएक्शन ये हुई है। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? बच्चों ने कहा नहीं सर एक एग्जांपल और मार दो, तो मैंने कहा मार देते हैं यार। अब देखो ये NaNO3 प्लस HCl। अब जब बताओ NaNO3 किसका सॉल्ट है, तो यार Na हटाओ H लगाओ, NaNO3 किसका सॉल्ट है, HNO3 का। तो बस इसका मतलब ये सॉल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन है, और किससे हो रही है, एसिड से हो रही है। सॉल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन यदि एसिड से होगी तो क्या होगा, क्या होगा, सॉल्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं बस। इसी तरह से ये देखो नीचे वाली H3PO4 किसका सॉल्ट है, Na3PO4 किसका सॉल्ट है, H3PO4 का। तो ये क्या बना देगा, H3PO4, और ये सॉल्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट, आप लोगों ने स्कूलों में टेस्ट किए होंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें 12th के भी हो सकते हैं। तो बच्चों ने बेसिक रेडिकल का टेस्ट किया है कि फर्स्ट ग्रुप के बेसिक रेडिकल का टेस्ट। तो जरा बता सकते हो फर्स्ट ग्रुप के बेसिक रेडिकल का टेस्ट क्या होता है, शुरुआत कहां से होती है। तो फर्स्ट ग्रुप के बेसिक रेडिकल होते हैं सिल्वर, मरकरी और लेड, और इनका ग्रुप रेजेंट होता है HCl। तो सबसे पहले जो आपको पुड़िया थमाई जाती है ना, मींस मिक्सचर, तो मिक्सचर को आइडेंटिफाई करना होता है। तो मिक्सचर में क्या होता है, सॉल्ट के मिक्सचर होते हैं वो। सबसे पहले आप ग्रुप 1 का टेस्ट करते हो, कैसे करते हो, थोड़ा सा सॉल्ट लिया, पानी में मिलाया, ये हो गया। अब उसमें डालते हो क्या, डाइल्यूट HCl, और डाइल्यूट HCl डालने पर यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है तो लिखते हो फर्स्ट ग्रुप में भी प्रेजेंट, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप हो सकता है कि नहीं। तो बस वही है। अब बात आई वो व्हाइट प्रेसिपिटेट आता कैसे है, जो आपको मिक्सचर दिया जाता है एक्चुअल में वो सब सॉल्ट होते हैं। ये देखो, अब इनकी रिएक्शन तुम करा किससे रहे हो, डाइल्यूट HCl से। तो जरा बताओ क्या होगा, ये किसके सॉल्ट है, एसिड के सॉल्ट, रिएक्शन किससे कर रहे हैं, एसिड से। तो ये सब के सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में, HNO3 HNO3 HNO3, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट में। मेटल एक्सचेंज करा दो तो NaCl AgCl PbCl2 HgCl2, और इन तीनों के व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, वही व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको दिख रहे होते हैं। तो ये जो ग्रुप फर्स्ट ग्रुप की रेजेंट वाली रिएक्शन पढ़ते हो वो यही रिएक्शन है, ये इसीलिए इसको ग्रुप रेजेंट कहा गया है। बहुत सारी रिएक्शन करता है। तो आप उन रिएक्शनों को छोड़ देते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझ गया ना। जब किसी एसिड के सॉल्ट की रिएक्शन एसिड से कराया जाए, ध्यान रखना ये पूरी केमिस्ट्री में खूब लगेगा। ये तो HCl में है, H2SO4 में लगेगा, H3PO4 में लगेगा, जाने कितने तो एसिड पढ़ते हो तुम इनऑर्गेनिक में। तो हर जगह एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि HCl के लिए है। क्या, किसी भी एसिड के सॉल्ट की रिएक्शन यदि कहीं एसिड से कराई जाए, किसी एसिड के सॉल्ट की रिएक्शन यदि कहीं एसिड से कराई जाए तो एसिड का सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। अब जरा देखो दूसरी प्रॉपर्टी, NaCl क्या है, HCl क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट भी तो है। मैंने कहा था 3 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो मैंने पीछे पढ़ा दिया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की एसिड बेस रिएक्शन तो कर ही लोगे ना यार। एसिड बेस रिएक्शन मैंने नहीं बताई क्योंकि वो तो तुम करते हो, बचपन से वही तो सिखाया गया है आपको। अब रिड्यूसिंग एजेंट भी तो है, तो जब रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट में ये कैसे काम करेगा, तो जरा समझो। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HCl हमेशा Cl2 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो सेल्फ में क्या करता है, ऑक्सीडेशन। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दोस्त सेल्फ में क्या करता है, ऑक्सीडेशन। तो HCl-1 है, ऑक्सीडेशन सेल्फ में करेगा, किसमें जाएगा, 0 में, इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। जब ये किसी से रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा, HCl किस में कन्वर्ट होगा, Cl2 में, तो सेल्फ में क्या किया, ऑक्सीडेशन, कहलाएगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। अब जब किसी कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो उसकी कोई ना कोई तो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, N1 है। अब वो कन्वर्ट किस में होगा, N2 में, और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसको रिड्यूस करेगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा और उस N1 की वैल्यू हमेशा N2 से ज्यादा होगी। बस HCl इतना काम करना है। इसमें से आधी रिएक्शन तो आपको आती है, HCl को किस में ले जाओगे, Cl2 में,
और दूसरी रिएक्शन में क्या करना है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम करनी है और कुछ नहीं करना है। दूसरी रिएक्शन में क्या करना है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम करनी है और दोस्त अपने को कुछ नहीं करना है और अपने को कोई काम नहीं है, हम बस उसके ऑक्सीडेशन नंबर कम कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेंगे, स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करते हैं। तो यार HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमें नॉलेज है, मगर वो कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा, कौन से नहीं करेगा, ये नॉलेज नहीं है। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हमें पता होनी चाहिए जिससे HCl रिएक्शन करता है। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कमीने लोग। कमीने लोग वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनसे HCl रिएक्शन करता है। कमीने लोग वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोस्त जिनसे HCl रिएक्शन करता है। ठीक है, तो कमीने लोग वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनसे रिएक्शन करता है। कमीने लोग नाम क्यों रखा, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऐसे वर्ड जो आप लोग बोलते रहते हो या थोड़े अलग टाइप के होते हैं वो हमेशा याद हो जाते हैं 2 मिनट में। तो मेरा एम क्या है, आपकी केमिस्ट्री को इजी करना, आपको सेलेक्ट कराना, आसान बताना, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। केमिस्ट्री पढ़ाना थोड़ी, केमिस्ट्री तो सभी पढ़ा रहे हैं, हमारा काम है सब्जेक्ट को बहुत आसान करना और आसान करके देना, क्योंकि साइंस का काम ही होता है इनोवेशन। तो इनोवेट करेंगे ना हम, तो हमने इनोवेट किया है कमीने लोग। के का मतलब KMnO4 K2Cr2 थोड़ी सेटिंग का ध्यान रखिएगा। ए का मतलब ब्लीचिंग पाउडर, Mi का मतलब MnO2, Ne का मतलब है NaOCl सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, और लोग का मतलब लेड के ऑक्साइड PbO2 Pb3O4। लोग का मतलब लेड के ऑक्साइड PbO2 Pb3O4। अब देखो क्या होगा, ये हमारे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनसे HCl रिएक्शन करता है। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कमीने लोग। कमीने का मतलब के का मतलब KMnO4 K2Cr2O7, ए का मतलब ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, एम का मतलब MnO2, एन का मतलब NaOCl, लोग का मतलब लेड के ऑक्साइड। ठीक, अब रिएक्शन कैसे करेगा, देखिए ये रिएक्शन कैसे करता है। HCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में। HCl किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 में। आधी रिएक्शन हो गई। अब KMnO4 में कितनी है, 7। अब ये कहां जाएगा, तो भैया मीडियम कैसा है, एसिडिक। HCl पड़ा है तो मीडियम तो एसिडिक होगा। एसिडिक मीडियम में KMnO4 हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, Mn2+2 में। एसिडिक मीडियम में KMnO4 हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, Mn2+2 में। तो ये देखो Mn2+2 में चला गया, Mn2+2 वाटर। इसी तरह HCl की रिएक्शन K2Cr2O7 से हुई। जब K2Cr2O7 से हुई तो भैया HCl अपने रिस्पेक्ट में क्या बना लेगा, Cl2। अब K2Cr2O7 क्या करे, तो मेरे दोस्त K2Cr2O7 +6 है, कहां जाता है, +3 में। अब HCl की रिएक्शन तुमने MnO2 से करा दी। MnO2 में Mn की कितनी है, +4। तो HCl के रिस्पेक्ट में Cl2, MnO2 +4। एसिडिक मीडियम में Mn+2 में एग्जिस्ट करता है तो फिर +2 में चला गया। अब इसी तरह ब्लीचिंग पाउडर से करा दी, तो यहां पर हैलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0। तो HCl तो चला गया Cl2 में और हैलोजन 0 है, 0 से नीचे क्या होती है, -1, तो वो -1 में चला गया। इसी तरह से ये है ऑक्सीक्लोराइड वाला, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। HCl के रिस्पेक्ट में क्या बन गया, Cl2। HCl के रिस्पेक्ट में क्या बन गया, Cl2। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, किस में जाएगा, -1 में जाएगा, क्योंकि एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है +1 के बाद -1 वाली। अब ये देखो लोग लेड वाली करा दो, HCl किस में चला गया, Cl2 में। अब Pb की कितनी है, 4। तो Pb की 4 ऑक्सीडेशन नंबर अनस्टेबल होती है और 2 पे जाता है। Pb की 2 ही पॉसिबल है, 4 और 2। तो 4 पे है, 2 पे जाएगा, 2 पे चला गया। अब बात आई Pb3O4, तो Pb3O4 तो आंखों का धोखा है। ये रिएक्शन और वो रिएक्शन दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि Pb3O4 जो होता है वो मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, 2 ऑक्साइडों का मिक्सचर। और वो 2 ऑक्साइड कौन है, ये 2PbO.PbO2, 2PbO.PbO2 का मिक्सचर है। इसका मतलब तुम यही वाली रिएक्शन कर रहे हो भाई, PbO2 से जो हुई है वही हो जाएगी, +2 में चला जाएगा। ठीक है, इसमें से ये वाली रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ Cl2 होता है। यदि कहीं पर Cl2 बनाना हो तो इस मेथड से बनाया जाता है, लैब मेथड है Cl2 बनाने का। और इन सभी रिएक्शनों में देखो Cl2 बनना है, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ Cl2 भी है और HCl की रिएक्शन भी है। तो देखो HCl मैंने पूरा खत्म कर दिया आपका, कैसे रिएक्शन करता है, कोई रिएक्शन याद करनी पड़ेगी नहीं। HCl के रिस्पेक्ट में Cl2 और दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर कम कर दो। अब कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HCl से रिएक्शन करेंगे, कमीने लोग। कमीने लोग का मतलब KMnO4 K2Cr2O7, A ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है। Mi का मतलब MnO2, N का मतलब NaOCl, लोग का मतलब लेड के ऑक्साइड। अब बात करते हैं, यहां तक दोस्त मैंने पढ़ा दिया था,
यहां तक पीछे, ये देखो। तब उस बच्चे की नजर गई कि सर वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, आप पढ़ाते चले जा रहे हो। समझ लीजिए, अच्छा हुआ उसने बता दिया था, नहीं तो मैं पढ़ाता रहता, रिकॉर्ड भी ना होता, लेक्चर फिर देर से पहुंचता। तो चलो यार, यहां तक पढ़ा दिया है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अमोनिया की बात करते हैं। तो अब अमोनिया देख लो, और आज हाइड्राइड खत्म कर देंगे। हाइड्राइड की फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर दी है, केमिकल प्रॉपर्टी दो ही की पूछी जाती है, HCl और अमोनिया, दो ही हम लोग के सिलेबस में। अब अमोनिया की बात करते हैं। तो अमोनिया का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अमोनिया का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जरा देखो, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं आपको। आप समझ जाओगे कि यार क्या फर्जीवाल लोग बताते हैं कि इनऑर्गेनिक याद करने की चीज है, वो तो टाइम कम है, 3 है, नहीं तो आपको सारा कुछ बताता कि कैसे कैसे रिएक्शन करते भी हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1, इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये आपको आता है यार दोस्त, जरा समझो मेरे दोस्त, ये बताना ये क्या है प्यारे बच्चों, अमोनिया। ये कोई बता सकता है कि अमोनिया कैसा होता है? अमोनिया जो होता है वीक बेस होता है, सही बात है कि नहीं? बोलो प्यारे बच्चों, सही बात है कि नहीं? अब प्यारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर ये तो अमोनिया तो वीक बेस होता ही है, तो मैंने इसको प्रोटॉन चिपका दिया। तो जैसे ही तुम प्रोटॉन चिपका दोगे तो प्यारे बच्चों ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही दोस्त ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ तो जरा बताना ये क्या आया है? ये जो आया है वो कॉन्जुगेट क्या आया है? कॉन्जुगेट एसिड आया है, एसिड है कि नहीं? ये क्या आया है? कॉन्जुगेट एसिड आया है। तो ये जो अमोनियम आयन है ये बहुत खतरनाक चीज है। कैसे? यदि अमोनियम आयन में आपने कोई बेस डाल दिया, कोई भी बेस, तो जरा देखो क्या करेगा। अमोनियम आयन एसिड है तो ये क्या करता है? प्रोटॉन छोड़ देता है ऐसे, और ये बेस है, ये क्या छोड़ देगा? OH आयन छोड़ देगा ऐसे। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? वाटर। और अमोनिया यदि अमोनियम आयन यदि प्रोटॉन छोड़ देगा तो क्या आएगा बच्चों? अमोनियम आयन यदि प्रोटॉन छोड़ देगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया में। तो अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, ये अमोनियम सॉल्ट हो गया। अब भाई अमोनियम आयन तो डालोगे नहीं, उसके साथ कोई निगेटिव आयन भी तो पड़ा होगा, और जब वो निगेटिव आयन पड़ा होगा तो क्या इसको बोलोगे? तो इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में तो सॉल्ट पढ़ेंगे ना। तो जब ये अमोनियम सॉल्ट है, चेक कर लो रिकॉर्ड हो रहा है ना, बस ठीक है चलने दो। जब ये अमोनियम सॉल्ट है और बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? अमोनिया, वाटर और ETC। क्यों? अमोनियम आयन ने प्रोटॉन लूज किया, किसको? बेस को। तो जैसे ही अमोनियम आयन प्रोटॉन लूज करेगा मेरे दोस्त, तो वो किसमें हो जाएगा? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बोस ये प्रोटॉन गेन करेगा तो प्यारे बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और बचा कुचा क्या है? ETC है। तो इस बात को ध्यान रखना, जब भी कहीं अमोनियम सॉल्ट पे बेस मारा जाए, जब भी कहीं अमोनियम सॉल्ट पे बेस मारा जाए, तो वो यार एक सिंपल सी एसिड बेस रिएक्शन होती है, वो सिंपल सी एसिड बेस रिएक्शन होती है। वो तो हमारा डर है क्योंकि बुकों में कुछ नहीं लिखा है, तो हमको जो बुकों में लिखा है हमें तो वही छापना है, इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जरा गौर समझो, अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब भी बेस से कराई जाए तो वो एक एसिड बेस रिएक्शन की एग्जांपल है। अमोनियम आयन प्रोटॉन छोड़ेगा जिससे वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और बचा कुचा पार्ट आप ऐसे लिख दोगे, कैसे? जैसे ये देखो, किसी ने मेरे से पूछा कि यार NH4Cl है, इसकी रिएक्शन मैं NaOH से करना चाहता हूं, तो बताओ आंसर क्या आएगा? तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ? एसिड। ये क्या हुआ? बेस। एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? अमोनिया और वाटर बनेगा। क्यों? ये प्रोटॉन लूज करेगा तो अमोनियम कन्वर्ट हुआ, ये प्रोटॉन गेन करेगा वाटर में। अब बचा क्या? Na बचा और Cl बचा, तो NaCl बन जाएगा। इस NaCl को आप चाहो ETC को चाहो तो सॉल्ट लिख सकते हो क्योंकि सॉल्ट ही बचेगा, ठीक है। आप चाहें तो और एग्जांपल चिपका लेते हैं, टाइम कम है इसलिए ज्यादा एग्जांपल नहीं देंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखो, अब अमोनियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन कर लो यार KOH के साथ। अब आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? ये क्या है? एसिड। ये क्या है? बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो अमोनिया बन गया, वाटर बन गया। अब बचा क्या? K बचा और डाइक्रोमेट आयन बचा। ये आंसर हो गई।
ये रिएक्शन हो गई, बस बात खत्म। तो कर लोगे, इस बात को समझ पा रहा हूं कैसे कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि यदि अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन बेस से कराई जाएगी तो अमोनिया बनेगा, वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। अब जरा देखो यार, यहां पर एक और बात है, इसको जरा और अच्छे से समझो कि ये बात क्या है और कैसे काम करती है। ठीक है, इसको देखिए, इस बात को बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछा जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट। अब हम अमोनियम सॉल्ट को हीट कर रहे हैं, तो देखो अमोनियम सॉल्ट को जब हीट करोगे तो कैसे होगा। देखो यार, अमोनियम सॉल्ट में अमोनिया के ऊपर प्लस और ये कोई एक निगेटिव आयन है, ए निगेटिव आयन, तो इसका सॉल्ट मेरे दोस्त कैसे बनेगा, इसकी टोपी उसके सर से बनेगा ना। तो जब आप इसकी टोपी उसके सर रखोगे तो ऐसा ही तो आएगा। ये देखो, अब मैंने क्या किया दोस्त, इसको ऐसे कर लिया, ऐसे देखते जाइएगा। ठीक है, जो हमारा निगेटिव आयन है हमें इस पर फोकस करना है। यदि निगेटिव आयन जो है नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयन है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयन है, यदि निगेटिव आयन हमारा नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयन है, ठीक है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयन है, तो क्या होगा, तब बेटा रिएक्शन होती है सिंपल एसिड बेस। तब रिएक्शन क्या होती है, सिंपल एसिड बेस। इसको हीट कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट है, तो इसका मतलब आप यहां हीट कर रहे हो। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन कैसे होगी, ये हमारा एसिड की तरह काम करेगा और निगेटिव आयन बेस की तरह काम करेगा। तो ये एसिड की तरह काम करेगा तो प्रोटॉन छोड़ेगा तो किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में, और ये प्रोटॉन लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्राइड में, इस तरह से। ठीक है, क्या है, एक्स ए निगेटिव क्या है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयन है। मगर यदि ए निगेटिव ऑक्सीडाइजिंग आयन हुआ तो, यदि मेरे दोस्त ये एक ऑक्सीडाइजिंग आयन हुआ तो क्या होगा, तब ये क्या करता है जरा समझो। यदि ये ऑक्सीडाइजिंग आयन है तो सिंपल सी बात है, ये अमोनियम आयन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन में। क्यों, क्योंकि अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -3, और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0। तो ये इसका ऑक्सीडेशन कर देता है यदि ऑक्सीडाइजिंग आयन है तो। और ऑक्सीडाइजिंग आयन सेल्फ में क्या करेगा, रिडक्शन, सिंपल सी बात है। ये सेल्फ में क्या करेगा भाई, यदि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये सेल्फ में मेरे दोस्त क्या होगा, सेल्फ में ये क्या करेगा, सेल्फ में ये काम करेगा रिडक्शन का। तो ये सेल्फ में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब बात आती है बच्चों के दिमाग में एक, क्या कि सर कॉन्सेप्ट तो सही चिपका दिया आपने, हम मान लिए, मगर हम कैसे पहचानेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग आयन है कौन नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयन है कि नहीं। दिमाग में इतनी देर से यही तो चल रहा होगा, जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में बैकअप द माइंड यही चल रहा होगा, सर ये सारी कहानी तो ठीक है, मगर यार आप ये बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग आयन कैसे पहचानेंगे, नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयन कैसे पहचानेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब मैं खड़ा हूं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग आयन बहुत कम होते हैं, तो जरा देखो कौन है। सबसे पहले KMnO4 में जरा बताना, के ऑक्सीडाइजिंग आयन है KMnO4। तो गौर समझो, एस ब्लॉक के जो मेटल कटायन होते हैं वो निकम्मे होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, मतलब वो किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। एच ब्लॉक के मेटल कटायन निकम्मे हैं, नाकारा है, वो किसी तरह का कोई काम नहीं करते, मतलब वो किसी तरह की कोई रिएक्शन करते ही नहीं है, वो सिर्फ क्या करते हैं, न्यूट्रल करने के काम आते हैं। तो गौर समझो, तो KMnO4 में ऑक्सीडाइजिंग आयन कौन है, MnO4 निगेटिव। इसी तरह K2Cr2O7 में ऑक्सीडाइजिंग आयन कौन है, K2Cr2O7 में Cr2O7 डबल निगेटिव। इतनी बात समझ में आई कि हाँ यार ये देखो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग आयन है। अब कहानी और बताएं, हैलोजन के ऑक्साइड, एग्जांपल लिख देता हूं जैसे आप गड़बड़ ना करो। जितने भी हैलोजन के ऑक्साइड है, वो हैलोजन के ऑक्साइड, ऑक्सो एसिड के आयन बना लोगे, ठीक है। तो ऑक्सो एसिड के आयन क्या बनाओगे, जैसे ये देखो, तो ये जो हैलोजन के ऑक्सो आयन होते हैं, हैलोजन के ऑक्सो आयन भी मेरे दोस्त क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग आयन होते हैं। ये देखो, नाइट्रोजन के जो आयन होते हैं वो भी ऑक्सीडाइजिंग आयन होते हैं, ऐसे। ये देखिए, तो कौन कौन होता है,
ऑक्सो आयन ऑफ हैलोजन, ऑक्सो आयन ऑफ हैलोजन, ठीक है, और ऑक्सो आयन ऑफ नाइट्रोजन, ये ऑक्सीडाइजिंग आयन है। ये देखो, तो आपको बस इन्हीं को याद रखना है, कोई स्पेसिफिक और नहीं याद रखना है। बाकी कोई मिल जाए तो फिर नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयन होगा। अभी इसकी रिएक्शन भी कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट जो लिखा है वो समझ लो। बाकी कोई मिल जाए तो क्या है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयन है। तो ऑक्सीडाइजिंग आयन नंबर में कम होते हैं, उन पर फोकस रखो। नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयन अपने आप डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है, छोटी चीज डिफाइन कर ली, बड़ी चीज अपने आप डिफाइन हो गई। तो ऑक्सीडाइजिंग आयन कौन हो गए, MnO4 निगेटिव, K2Cr2 और K2 हटा दो, Cr2O7 डबल निगेटिव, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड, हैलोजन के ऑक्सो एसिड, ये सब क्या है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग आयन है, ठीक है। तो बचे कुचे क्या है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयन। मतलब जैसे किसी ने ये कह दिया कार्बोनेट, सल्फेट, सॉरी सल्फेट में 2 होता है ना, कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, सल्फाइड, ये देखो ऑक्जेलेट, हैलोजन आयन, ये सब कैसे, ये सब नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयन है। अब क्या करना है, एसिड बेस रिएक्शन चिपकाना है। तो जरा देखो, अब आप इस बात को शायद समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि आपको करना क्या है, कि जब भी आप हीट करोगे, ध्यान रखिए ये हीट किया जा रहा है, जब भी आप हीट करोगे तो सबसे पहले निगेटिव आयन पे फोकस करोगे। यदि वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयन है तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा और अमोनिया बनाएगा इस तरह से, और यदि वो ऑक्सीडाइजिंग आयन है तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा। चलो कहानी को समझते हैं, 2-4 एग्जाम्पल छापते हैं। तो जरा देखो यार दोस्त, अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। देखो किसी ने क्या किया, NH4Cl को हीट कर दिया, किसी ने क्या किया, अमोनियम सल्फेट को हीट कर दिया, किसी ने क्या किया, अमोनियम कार्बोनेट को हीट कर दिया, किसी ने क्या किया, अमोनियम, ठीक है, क्रोमेट को हीट कर दिया। इन सबको हीट ही कर रहे हैं, बेस से रिएक्शन नहीं हो रही। किसी ने क्या किया, अमोनियम परमैंगनेट को हीट कर दिया ऐसे। किसी ने क्या किया, अमोनियम क्लोरेट को हीट कर दिया। तो अब आंसर क्या आएंगे, तो जरा देखो इन सब के आंसर क्या आएंगे। हमारा फोकस किस पे होगा, हमारा फोकस दोस्त होगा निगेटिव आयन पे। तो जरा आप देख के बता सकते हो कि निगेटिव आयन कौन है, इसका निगेटिव आयन कौन है, ये देखो, क्या ये ऑक्सो आयन है, मतलब क्या ऑक्सीडाइजिंग आयन है। तो ऑक्सीडाइजिंग आयन तो फिक्स होते हैं, कौन कौन, MnO4 निगेटिव, Cr2O7 डबल निगेटिव, ऑक्सो आयन ऑफ हैलोजन, ऑक्सो आयन ऑफ नाइट्रोजन। ये तो हैलोजन आयन लिखा है, ऑक्सो आयन का मतलब ऑक्सीजन के साथ। तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। तो ये क्या है, ये एसिड, ये बेस। तो भैया इसने प्रोटॉन दे दिया तो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, उसने प्रोटॉन ले लिया, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये एसिड, ये बेस, क्यों, क्योंकि सल्फेट आयन ऑक्सीडाइजिंग आयन तो नहीं है, तो उसने प्रोटॉन दे दिया, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, और उसने प्रोटॉन ले लिया, H2SO4 में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या है, ये भी, ये एसिड, ये बेस, इसने प्रोटॉन दे दिया, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, उसने प्रोटॉन ले लिया, इसमें कन्वर्ट हो गया। और ये अनस्टेबल होता है, फर्दर ब्रेक हो गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल है। अब ये देखो, अब ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग आयन है, ऑक्सीडाइजिंग आयन है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, N2 में। अपना क्या है, +6। अब +6 से कम क्या होता है, +3। अब यहां पर कोई निगेटिव आयन तो है नहीं, बनाएगा तो +3, मगर +3 का क्या, ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि और कुछ तो है ही नहीं ना यार, सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ के। आप कुछ डाल थोड़ी रहे हो, आप इन सॉलिड को हीट कर रहे हो, ये सब सॉलिड है। ये देखो, अब इसी तरह इसमें देखो, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग आयन। तो जैसे ही हीट किया, नाइट्रोजन आ गया, ये किस में जाता है, MnO2 में। ऑक्सीडेशन नंबर देखो कम हो रही है, ये देखो। अब इसमें क्या है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग आयन है, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सो आयन है ना, तो किस में गया, नाइट्रोजन में। ये किस में गया, Cl2 में, ऐसे। अब जरा देखो दोस्त यार, किसी ने ये कर दिया जो इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में दी है।
एनसीईआरटी में दिए होने की वजह से ये रिएक्शन खूब पूछी जाती है और इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान रखिए ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ऊपर लिखी गई, और इसका आंसर भी कुछ अलग है। ये देखो देखो, ये भी यार दोस्त जैसा मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से ये भी ऑक्सीडाइजिंग आयन है और ये भी ऑक्सीडाइजिंग आयन है, तो जाना कहां चाहिए था N2 में। देखो मगर ये क्या है, इतना दूर तक ऑक्सीडाइज नहीं करा पाता है, ये किसको कहां ले जाता है, इसको N2O में ले जाता है। तो ये रिएक्शन ध्यान रखना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है और 2-3 बार इसी वजह से ये पूछी भी जा चुकी है। ऐसे और भी पूछी गई है, ये भी पूछी गई है, मगर ये सबसे ज्यादा। अब इसमें क्या होगा, और इसका आंसर भी थोड़ा सा अलग है दूसरों से, ये भी देख लो। ये देखो इसका आंसर क्या है, N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। तो ये देखो यार, तो जब भी कहीं अमोनियम सॉल्ट को हीट किया जाएगा तो क्या चेक करोगे, निगेटिव आयन। यदि निगेटिव आयन नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयन है तो एसिड बेस रिएक्शन करके अमोनिया बना देगा, यदि ऑक्सीडाइजिंग आयन है तो क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा, और दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब देखिए एक और, हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्राइट एजाइड आयन, सॉरी एजाइड। देखो यदि हम बेरियम नाइट्राइड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ BA3N2 एंड, है ना, एक और हीट कर लो किसी को, हाँ इसी को हीट करते हैं। अब जरा देखो यार, यदि हम बेरियम को हीट करें तो ये हीट होकर इस तरह से बनाता है, एजाइड आयन होता है। थोड़ा सा फार्मूला गलत लिखा है, इसको रफ करके तो सही फार्मूला लिख दूं। ये देखो बच्चों, Ba, ठीक है, एजाइड की 1 होती है तो N3 ऐसे। अब यदि इसको कोई पकड़ के हीट कर दे तो B की 2 होती है ना, ऐसा। तो ये क्या करता है, नाइट्राइट बना देता है ऐसे, और साथ में प्योर नाइट्रोजन। तो प्योर नाइट्रोजन बनाने वाले ये मॉलिक्यूल है। इसी तरह सोडियम एजाइड NaN3, इसको भी हीट कर दो तो ये ऐसे बना देगा, और ये जो होती है ये सब प्योर नाइट्रोजन होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेते हैं प्योर नाइट्रोजन किस में बनेगी, तो किसी भी एजाइड को हीट करोगे तो प्योर नाइट्रोजन आ जाएगी। एजाइड का मतलब होता है N3 निगेटिव, इसके सॉल्ट को हीट करने से प्योर नाइट्रोजन रिलीज होती है इस तरह से। तो कभी कभी ये बात पूछी जा सकती है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब यार मेरे दोस्तों कहानी को और आगे ले चलते हैं कि और हम लोग क्या कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टी। तो जरा देखो यार, अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टी कैसे पढ़ोगे। तो देखिए अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं। देखो अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टी दोस्त हमें क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल पढ़ो तो उसके बारे में जान लो। तो अमोनिया के बारे में जरा अच्छे से जानो, अमोनिया क्या है। एक बात तो ये है कि अमोनिया वीक बेस है, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। दूसरी बात मैं चिपका देता हूं कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। किसी ने कहा कैसे, अभी तो पढ़ाया था एमबीबीएस डॉक्टर मेटा पैरासिट देते हैं। तीसरी बात यार, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने वाला एजेंट भी है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ऐसे इसको इस तरह से लिखो, ये एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड भी है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड भी है। और जब ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है सॉल्ट के साथ।
तो ये सॉल्ट के साथ क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। क्यों कर सकता है? करता है सॉल्ट के साथ। अच्छा ठीक है ना, तो ये क्या करता है, सॉल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीगेंड है ये। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। अब जरा देखो यार, पहला इक्वल सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज नोन एज NH4Cl NH4OH। अमोनिया के इक्वल सॉल्यूशन को NH4OH कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही तुम इसमें वाटर डालोगे तो ये प्रोटॉन खींच लेता है, और जैसे ही प्रोटॉन वाटर का खींचेगा, क्योंकि बेस है, तो ये आ जाएगा। और ये बोलो या ये बोलो, बात एक ही है। NH4OH का मतलब यही होता है, क्योंकि हम आयन अलग अलग तो दिखाते नहीं है, चिपका के दिखाते हैं, तो चिपका दिया। तो अब अमोनिया के बारे में समझ लो कि ये वीक बेस भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी करता है। तो यार इतने काम करता है। अब इन्हीं में से कोई रिएक्शन हो रही होती है, आपको बस पकड़ना होता है कि वो रिएक्शन किस फॉर्मेट की है। यदि आप ये पकड़ लेते हो कि वो रिएक्शन किस फॉर्मेट की है, तो उसका आंसर आप 2 मिनट में बना दोगे। तो चलो बात करते हैं रिएक्शन की। तो जरा देखो यार, रिएक्शन की बात करते हैं। जरकोनिया फीमेल का लंच बॉक्स। जरकोनिया फीमेल का लंच बॉक्स। अब देखो ये क्या टर्म है और किस तरह से काम करेंगे, जरा इस बात को गौर से समझिएगा प्यारे बच्चों। जरकोनिया फीमेल का लंच बॉक्स, 2 मिनट में बहुत सारी रिएक्शन खत्म कर दूंगा अमोनिया की। इसमें डी ब्लॉक भी शामिल है। ये 3 एलिमेंट है। जरकोनिया क्या है? ये सॉल्ट है, जो क्या करेंगे, NH4OH या अमोनिया, दोनों में से कोई भी ले लो, से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, बनाएंगे क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड। देखते जाइएगा, जैसे NaOH में पढ़ाया था। और मेटल हाइड्रोक्साइड हमेशा क्या होगा, प्रेसिपिटेट। एक्सेस ऑफ NH4OH में ये क्या करेंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे और बनाएंगे क्या, मेटल कॉम्प्लेक्स। ऐसा मेटल का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इस तरह का, इस तरह का ये। और ये क्या होंगे, डी ब्लॉक के सॉल्ट होंगे ऐसे। और ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन सॉल्यूशन। बात समझे? पहले कैसे करनी है अभी मैं समझा दूंगा, 2 मिनट में हो जाएगी। फीमेल क्या है, ये भी सॉल्ट है, किसके हैं, डी ब्लॉक के, ये भी डी ब्लॉक के। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं NaOH के, सॉरी NH4OH के साथ ऐसे। ये क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाएंगे दोस्त, मेटल हाइड्रोक्साइड ऐसे। इनके भी मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं। एक्सेस में डालने पर नो रिएक्शन, मतलब ये सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनाते हैं। ये प्रेसिपिटेट फॉर्म, ये डिसॉल्व फॉर्म। जरकोनिया का मतलब क्या है, अब आ गया है इसको समझने का कि जरकोनिया क्या है। जर मतलब Zn आयन का कॉम्प्लेक्स, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, जिंक फास्फेट, क्या जिसकी रिएक्शन करा लो। को मतलब क्या होता है, गौर समझिएगा, कॉपर और कैंडियम और कोबाल्ट 3 होते हैं। नी का मतलब तुम समझ ही गए होगे, निकल 2+2 का सॉल्ट। ए का मतलब सिल्वर का सॉल्ट ऐसे। अब इधर आ जाओ, फी में, ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग अपने स्टाइल से लिख रहा हूं। फी का मतलब होता है फेरस का सॉल्ट हो या फेरिक का सॉल्ट हो।
M का मतलब है Mn का सॉल्ट हो, Al का मतलब होता है एल्युमिनियम का सॉल्ट हो, E का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये देखो अब ये रिएक्शन कैसे करते हैं अगले पेज पे बताता हूं, फिर इसको बताऊंगा। थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। देखो जैसे किसी ने कहा, और समझिए, किसी ने मेरे से बोला जिंक सल्फेट की रिएक्शन NH4OH से कराओ, तो तुम क्या कराओगे? क्या ये जर्कोनिया का सॉल्ट है? यस दोस्त, जर्कोनिया का सॉल्ट है। तो जैसे ही तुमने देखा ये जर्कोनिया का सॉल्ट है, तो सबसे पहले इसका हाइड्रोक्साइड बना दो ऐसे, और बच्चा कुचा मन हो तो लिखो, ना मन हो तो ना लिखो। बच्चा कुचा क्या है? अमोनियम सल्फेट। ठीक, यदि उसने एक्सेस में कहा कि यदि NH4OH एक्सेस में डाला गया तो क्या होगा? ये प्रेसिपिटेट होगा। जैसे ही एक्सेस में डाला जाएगा तो क्या बना देगा? कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि ये जर्कोनिया का सॉल्ट है। रुक जाओ बच्चों यार, नहीं चलने दो, तुम मत रोकना। अब देखो बच्चों, तो इसका क्या बना देगा? सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे बनेगा? Zn अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, ठीक है 4। अब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आयन मत बनाओ, जरा निगेटिव आयन बताओ कौन है इसके साथ? सल्फेट। तो निगेटिव आयन सल्फेट है तो ये बन गया, और क्या आ गया? ऐसा। ये क्या है? ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ऐसे रिएक्शन चलेगी, बस तुम्हें ये काम करना है। और यही बात यदि मैंने मार दी होती फेरस सल्फेट के साथ कि यार फेरस सल्फेट की रिएक्शन NH4OH से कराओ, तो क्या बनाओगे? तो मेरे दोस्त तुम सिर्फ हाइड्रोक्साइड बना के चल दो, फेरस या फेरिक का, ऐसे बस। अब फर्दर रिएक्शन एक्सेस में भी क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये बोला जा रहा है नो रिएक्शन। तो तुम्हें ऐसे रिएक्शन करनी है। तो बात समझ पाए क्या हुआ? तुम्हें ये पकड़ना बस किसका सॉल्ट है। यदि जर्कोनिया का सॉल्ट है तो पहले हाइड्रोक्साइड बनाओगे, फिर कॉम्प्लेक्स बना दोगे। और बनाना भी नहीं है यार, ऑप्शन दिए होंगे, बस टिक करना है कि हाँ यार क्या आ सकता है, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि वो फीमेल का सॉल्ट है तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनेगा, आगे रिएक्शन ही नहीं होगी। ये देखो, तो देखो समझ पाए ना कि जर्कोनिया। अब बस एक एक रिएक्शन कर दिए, अब बाकी रिएक्शन करो अपना, ना मानो तो ना करो, बस याद रखो कि जर्कोनिया का मतलब क्या है। तो देखो जर्कोनिया फीमेल के पास, ठीक है, जर्कोनिया फीमेल का लंच बॉक्स। जर्कोनिया एक गर्ल्स का नाम है, फीमेल है, उसका बेचारे का लंच बॉक्स, उसका बेचारी का लंच बॉक्स है। जर्कोनिया फीमेल का लंच बॉक्स है ना, जर्कोनिया फीमेल का लंच बॉक्स। हाँ, आराम से अच्छे से लंच बॉक्स लाती थी, और कुछ बच्चे स्कूल में खा गए उसका लंच बॉक्स, बदमाश टाइप के, है ना। तो जरा देखो जर्कोनिया फीमेल का लंच बॉक्स। जर्कोनिया सॉल्ट क्या करेंगे? पहले हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, फिर डिसॉल्व हो जाएंगे एक्सेस में डालने पर। और ध्यान रखिएगा इनका पीबीटी बनता है। फीमेल सॉल्ट क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, एक्सेस में डालने पर डिसॉल्व नहीं होते। अब मन कर रहा होगा लंच बॉक्स के बारे में कुछ बताओ, तो देखो लंच बॉक्स क्या है। ये दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट भी तो है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिनका काम क्या है? जिनका काम इतना सा है, अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो सेल्फ में क्या करेगा? ये सेल्फ में ऑक्सीडेशन करेगा। सेल्फ में मेरे दोस्त क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना यार। ये क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जब दोस्त ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो सेल्फ में ऑक्सीडेशन करेगा। अब जब सेल्फ में ऑक्सीडेशन करेगा तो लंच बॉक्स का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं, है कि नहीं, कि लंच बॉक्स का मतलब क्या है। क्या हर चीज का एक मीनिंग है भी कि नहीं है? देखो L मतलब लेड ऑक्साइड। बस थोड़ा सा मेरी सेटिंग पे ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कब क्या लिख रहा हूं, है ना। लेड ऑक्साइड PbO, U कॉपर ऑक्साइड, N NaOCl, C ब्लीचिंग पाउडर, ये देखो H हैलोजना, ये क्या है? हैलोजन। H दोस्त क्या है? हैलोजन X2। बॉक्स सिर्फ सेंटेंस को अच्छा लगने के लिए, सिर्फ लंच लिख देता तो मजा ना आता, इसलिए लंच बॉक्स लिख दिया। लंच बॉक्स इसलिए लिख दिया था, उस समय लंच बॉक्स मूवी भी आई थी,
नहीं तो इस जगह पे पहले मैं दूसरा वर्ड यूज करता था, है ना। तो चलिए, तो देखो लंच बॉक्स वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो अमोनिया से रिएक्शन करते हैं, और अमोनिया से रिएक्शन करते हैं तो करते क्या है, अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। और सिंपल सी बात है, अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे तो सेल्फ में क्या करेंगे, रिडक्शन। सेल्फ में क्या करेंगे, रिडक्शन, क्योंकि अमोनिया एक क्या है, अमोनिया एक मेरे दोस्त रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो अमोनिया इनसे रिएक्शन करता है तो क्या कर लेता है, अपने को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये देखो अमोनिया बन गया, ये नाइट्रोजन बन गया, ये क्या बन जाएगा, पीबी, ये क्या बन जाएगा, वाटर। क्यों, अमोनिया का तो भैया ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ तो इस बेचारे का रिडक्शन होगा, और इस बेचारे की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 2 है, और 2 से रिडक्शन करेगा तो 0 पे ही जाएगा ना यार, +1 तो उसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब इसी तरह से हम वो वाली ज्यादा लिख दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, हैलोजन। जब इसकी रिएक्शन हैलोजन से करोगे तो यार यहां पर 2 केस होंगे, गौर समझिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में जब अमोनिया की रिएक्शन हैलोजन से करोगे तो देख 2 केस होंगे। पहला केस क्या है जरा समझिए, पहला केस ये कि जब अमोनिया क्या है, एक्सेस में है। जब अमोनिया एक्सेस में होगा तो ध्यान रखिएगा बनता क्या है, तब आपके पास बनता है ऑक्सीडेशन ही होगा, मगर कुछ ऐसे होगा, NX3 + HX। ये देखो अमोनिया की यहां ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और यहां पे कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, है कि नहीं। ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो अमोनिया है एक्सेस में और किसी बच्चे ने F2 डाल दिया है, तो रिएक्शन होके क्या बनेगा, NF3 बनेगा और HF बनेगा, HF बनेगा, ठीक है ना बच्चों। ऐसे अब यहां पर एक गौर से समझने वाली बात है, जब आपने अमोनिया एक्सेस लिखा इसका मतलब ये LR है कि नहीं, कौन, F2। अब बताओ आफ्टर रिएक्शन बचा क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन सॉल्यूशन में क्या है, बेस है, क्योंकि अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनिया बचा ही होगा। आफ्टर रिएक्शन जो तुमने बनाया है वो एसिड है, तो क्या ये एक दूसरे के साथ रुक पाएंगे, नहीं रुक पाएंगे। तो जो बचा हुआ अमोनिया है, रिमेनिंग अमोनिया, जो रिमेनिंग अमोनिया है वो HF से रिएक्शन करेगा, और HF से रिएक्शन करके क्या बना देगा, सॉल्ट। ऐसा ये देखो, तो यार दोस्त फाइनल आंसर क्या आएगा, तो ये जो फाइनल आंसर आएगा वो ये नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, रफ करके लिख दूं, समझ जाओगे कैसे किया है। तो या फिर मैं पूरी रिएक्शन लिखता हूं, जगह ढूंढता हूं, देखो जगह तलाशता हूं, इसको यहां से रफ करता हूं, रिमेनिंग पार्ट को इस जगह पे ऐसे। तो फाइनल रिएक्शन क्या आएगी, अमोनिया + F2 गिव्स NF3 + NH4F, ये पूछा जाता है, और ये क्या है, रिमेनिंग अमोनिया है। ये देखो जो बची हुई अमोनिया है वो इससे रिएक्शन करके ये बनाएगी, तो फाइनल ये आएगा इस तरह से। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिएगा। अब इसी में और बात बताते हैं। अब इसी तरह से यार आप HCl से भी करोगे, अमोनिया की रिएक्शन किससे करोगे, HCl से, Cl2 से, तो यही आंसर आएगा, NH4Cl। क्यों, क्योंकि तुमने इसको एक्सेस ले रखा है। अब यहां पर एक नोट डाल रहा हूं, जरा गौर से समझिएगा, NCl3 NBr3 NI3 दोस्त अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, एक्सप्लोसिव की तरह काम करते हैं, इनको रगड़ भी दो ना तो फट जाते हैं, हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं। और ये जो होता है ये स्टेबल होता है, और ये तीनों अनस्टेबल होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब केस नंबर 2, यदि अमोनिया को एक्सेस ना लेके हैलोजन को एक्सेस लिया जाए तो जब हैलोजन को एक्सेस लेते हैं तो ये कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन में और ये कन्वर्ट होता है HX में, ऐसे। और इसमें हमको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सी रिएक्शन है, बस ध्यान रखना। तो हैलोजन एक्सेस में होगा तो नाइट्रोजन में और HX में जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसी तरह से अमोनिया की रिएक्शन यदि सोडियम ऑक्सीक्लोरेट से करा दे
क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अमोनिया में। अमोनिया किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन में। और यहां पे ये क्या है, आई थिंक +1 है, तो ये किस में जाएगा, आपको मैंने पीछे पढ़ाया था -1 और प्लस वाटर। ये देखो, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जरा देखो बात आपको क्या समझाई, लंच बॉक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। लेड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, NaOCl, ब्लीचिंग पाउडर, हैलोजन, और बॉक्स का मतलब कुछ नहीं। रिएक्शन कैसे हुई, लेड ऑक्साइड ने क्या किया, अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया, अपना रिड्यूस हो गया। इसमें मैंने हैलोजन वाली सबसे ज्यादा बताई। हैलोजन के 2 केस बनेंगे, ऐसे 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 चलेगा, और ये सिचुएशन चलेगी। ये देखो ऐसी वाली सिचुएशन। तो इन बातों को आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। अमोनिया मैंने खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्सो एसिड और ऑक्साइड की बात करेंगे कि ऑक्सो एसिड और ऑक्साइड किस तरह से काम करते हैं। तब तक मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चीजों को रिवाइज करते रहें। इनऑर्गेनिक में रिवीजन जरूरी है। हाँ, एक और भी बात, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी भी पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो छूटती भी हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब। तो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी भी पढ़ते जाइए और मेरे नोट्स भी पढ़िए। नोट्स से क्या होगा, वो सारी चीजें आपकी सॉल्व होंगी जो कॉन्सेप्चुअल है, आपको नहीं आती है, रिएक्शन नहीं आती। और वैसे मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ाऊंगा, मगर पूरे पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं और 6 ग्रुप के लिए 3 क्लास है। नाइंसाफी जैसा नहीं फील हो रहा है ना, जैसे मेरे हाथी काट दिए गए हो, ठाकुर बना दिया गया हो, कि 6 ग्रुप को पढ़ाने में 3 क्लास। तो बहुत ही टफ है, मगर हम लोग हमेशा टफ काम ही करते हैं, हम दोनों लोग मिलके। तो आगे इस बात को फिर बढ़ाएंगे, मगर आप क्या करें, इसको अच्छे से करते रहें और एनसीईआरटी भी रीड करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।